दोस्तों हम 2023 के ऑलमोस्ट मिड में आ चुके हैं और मैं जानता हूं कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लेट हूं, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ खास टिप्स जो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के टाइम ध्यान में रखनी है, और ये मैंने अलग अलग सोर्सेज से रिसर्च करने के बाद आपके लिए जमा की है। और अगर आप अपने 20s में हैं तो आपके लिए एक सिंपल ब्लूप्रिंट भी है जो आप चाहो तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में अप्लाई कर सकते हो। एंड इन माय ओपिनियन ये एक सिंपल एंड बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। तो सीधी बात नो बकवास करते हुए अपनी टिप्स पर आते हैं। तो अपनी पहली टिप जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एनएफओ क्या होता है। आई नो काफी लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। एनएफओ होता है न्यू फंड ऑफर। ये बिल्कुल आईपीओ जैसा ही होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए। जैसे जब कोई न्यू कंपनी मार्केट में अपना पहला कदम रखती है तो अपने स्टॉक्स रिलीज करती है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। उसी तरह जब कोई नया म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है तो वो अपने एनएफओ लॉन्च करते हैं। बहुत लोगों का मानना होता है कि एनएफओ इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सही टाइम होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अभी अभी आया है तो प्राइस भी लो होंगे। नहीं, मेरा मानना है कि इस टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे स्टॉक्स की बात करते हैं, जब भी कोई कंपनी अपने आईपीओज लॉन्च करती है तो उनका मेन मोटो होता है मार्केट से ज्यादा पैसा उठाना, चाहे वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हो या रिटेल इन्वेस्टर। सेम गोज फॉर म्यूचुअल फंड्स। स्टार्टिंग में उनका मेन फोकस पब्लिक से पैसा लेना होता है, क्योंकि पैसा आने के बाद ही वो इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद ही वो अपने इन्वेस्टर को देंगे। तो स्टार्टिंग में उनकी स्ट्रेटेजी पब्लिक ओरिएंटेड नहीं बल्कि कंपनी ओरिएंटेड होती है। तो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका है किसी रनिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसका पूरा डेटा पब्लिक होता है। उसकी मार्केट का साइज क्या है, AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कितना पैसा उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, हाई है या लो है, यानी कितना फ्लक्चुएशन है। तो ये सारे हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। तो एनएफओ से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे हाई क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स रनिंग होते हैं, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन NAV। अब अगर किसी को NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के बारे में नहीं पता, तो जैसे स्टॉक्स में स्टॉक प्राइस होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में NAV होता है। बहुत लोगों को लगता है कि कम NAV का मतलब बेटर म्यूचुअल फंड है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या इस म्यूचुअल फंड की NAV काफ़ी ज़्यादा है यानी ये एक्सपेंसिव म्यूचुअल फंड है और इसमें ज़्यादा रिस्क है। बिल्कुल भी नहीं। NAV किसी म्यूचुअल फंड की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता। NAV सिर्फ NAV है। अगर किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट ही करना है तो हिस्टोरिकल एनालिसिस पे फोकस करें, उसके रिटर्न्स चेक करें पिछले कई सालों के, और उसकी कंसिस्टेंसी देखिए। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन NAV के बेसिस पर किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ये किसी म्यूचुअल फंड की ग्रोथ या परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करती। थर्ड टिप है डोंट स्टॉप SIP गाइज। अपनी SIP को कभी भी स्टॉप मत कीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके पास, हालांकि ऐसा ना हो, कभी पैसे की प्रॉब्लम हो तो, लेकिन इसलिए कभी मत रोकना कि यार अभी तो मार्केट थोड़ा हाई है, अभी मार्केट एवरेज है, थोड़ा और डाउन होने देते हैं, या अभी अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे तो अभी कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे टाइम में भी आपको SIP को रोकना नहीं है। जानते हैं क्यों? मान के चलिए आप हर मंथ 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया उस टाइम म्यूचुअल फंड की NAV की वैल्यू थी 10 रुपये। इस हिसाब से आपने 10 यूनिट्स खरीदी। अगले मंथ मार्केट थोड़ा डाउन हुआ और NAV की वैल्यू 5 रुपये हो गई, और सेम पैसे में इस बार आपने ज़्यादा यूनिट्स बाई की, और ये यूनिट्स तब आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगी जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ NAV की वैल्यू 20 रुपये हो गई, तो इस बार आप कम यूनिट बाय करेंगे, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट की एवरेज वैल्यू प्रॉफिटेबल ही रहेगी। तो कुछ भी हो जाए, आपको अपनी SIP बंद नहीं करनी है। फोर्थ टिप है किसी भी SIP को कब बंद करना है ये कैसे पता चलेगा? आपकी SIP अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, इसके लिए आपको उसे एक स्टैंडर्ड SIP से कंपेयर करना चाहिए। इसके लिए हम अपनी SIP को निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न दे रही हैं। और अगर आपका म्यूचुअल फंड लगातार पिछले 2 साल से इससे कम रिटर्न दे रहा है तो आप अपने म्यूचुअल फंड की SIP रोक सकते हो, क्योंकि लास्ट 2 साल में जो लॉस हुआ उसे रिकवर करने में भी टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा होगा उसे क्लोज कर देना। और वैसे भी अगर आपका म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 से भी कम रिटर्न दे रहा है तो इससे अच्छा तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट टिप है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स सेक्टर म्यूचुअल फंड से बेटर होते हैं। सबसे पहली बात, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का इंडेक्स में होने का रीजन है क्योंकि ये टॉप कंपनीज का एक पोर्टफोलियो होता है, चाहे वो निफ्टी 50 हो या मिड कैप 100 हो या स्मॉल कैप 100। इसमें हर इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज होती हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ग्रोथ का रेशियो भी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा ही है। हालांकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन हम उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाना पसंद करेंगे जहां सेफ्टी और ग्रोथ दोनों हो। और इंडेक्स फंड्स में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है लो रिस्क के साथ। अब लास्ट में मैंने बोला था कि आप लोगों के साथ एक स्पेशल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, तो वो ये है कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है,
इन माय ओपिनियन आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि 10-12 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट बना ली है और उसमें 500-500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने सीखा है कि मान लो आपके पास 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको इसमें से 60 to 65% यानी 600 रुपए लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें रिस्क काफी लो रहता है, तो हम इसमें अपना 65% पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अपना 20 to 25% पैसा मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। मिड कैप कंपनीज छोटी होती हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छा होता है और साथ में वॉलेटिलिटी भी काफी हाई होती है। तो इसलिए इसमें सिर्फ 20 से 25%, 15 से 20% इन्वेस्ट करेंगे हम स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, लेकिन किसी भी इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे रिसेशन या पेंडेमिक जैसे कोविड, इन सभी का इम्पैक्ट इन कंपनीज पर ज्यादा होता है। लार्ज कैप कंपनीज मोस्टली ये मैनेज कर लेती हैं, तो इनका वॉलेटिलिटी रेट सबसे ज्यादा होता है। हालांकि लॉन्ग रन में ये कंपनीज आपको मिड कैप से अच्छा रिटर्न दे सकती हैं और मिड कैप आपको लार्ज कैप से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट से हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, मिड कैप से आप थोड़ा जोखिम उठाना सीख जाओगे और स्मॉल कैप से आपका रिस्क एपेटाइट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और लॉन्ग रन में इन सब का मिक्स एक अच्छा पोर्टफोलियो साबित हो सकता है और एक अच्छा और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न दे सकता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करेंगे, ताकि अपने लिए एक आइडल स्टॉक या म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है ये समझ सके। आई होप आपको इस वीडियो में अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प मिली होगी, तो जल्दी से इन टिप्स को अपनी इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करना स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि और लोगों तक पहुंचकर उनकी हेल्प कर सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।